नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं की भूगोल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 11वीं की जो भूगोल की दो पुस्तकें हैं, उनमें से जो पहली पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उनका आज पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को, और इस अध्याय का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो बात करें जियोग्राफी शब्द की, तो जियोग्राफी शब्द जो सबसे पहले देने वाले विद्वान हैं, और उन विद्वान का नाम है इरेटोस्थेनीज। तो ये शब्द किसने दिया? इरेटोस्थेनीज ने दिया। और जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। कितने शब्द? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से? एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है भू यानी पृथ्वी, और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना यानी अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना है क्या? पृथ्वी का अध्ययन करना है क्या है? जियोग्राफी है। तो भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल या जियोग्राफी है, क्योंकि जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भू, ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? जियोग्राफी है। तो भूगोल की परिभाषा विद्वान क्या कहते हैं कि मानव के निवास के रूप में। अब मानव का निवास क्या है? पृथ्वी। मानव कहाँ रहता है? पृथ्वी पर। तो मानव के निवास के रूप में किसका अध्ययन करना? पृथ्वी का अध्ययन करना यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। तो ये भूगोल की परिभाषा। अब भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में, तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हमें 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। यानी भूगोल हमें 3 प्रश्न करता है, और यदि 3 प्रश्नों के माध्यम से भूगोल को हम एक वैज्ञानिक विषय कहते हैं। क्या से संबंधित जो भी प्रश्न है उनका उत्तर कौन दे रहा है? धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर क्या के माध्यम से दिए जाते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है वो है अपना कहाँ, यानी पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर अपन कहाँ से मिलते हैं? तो ऐसा कौन सा प्रश्न है? कहाँ प्रश्न के उत्तर अपन को पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। जब भूगोल के पास में ये 2 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे, तब भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में नहीं था। भूगोल के साथ जैसे ये तीसरा प्रश्न क्यों जुड़ा, तो भूगोल अपने सामने एक वैज्ञानिक विषय के रूप में सामने आया। अब तीसरा क्या है? व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है, क्यों प्रश्न का उत्तर देता है। तो इन 3 प्रश्नों के माध्यम से हम भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय कहते हैं। आगे बात करें तो आगे अपने सामने आता है भूगोल की उपागम। क्या आते हैं? भूगोल के उपागम। भूगोल के उपागम कितने हैं? भूगोल के उपागम है 2। कौन कौन से? एक है विषय वस्तुगत उपागम, जिसका दूसरा नाम है क्रमबद्ध उपागम। तो विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो इनके प्रवर्तक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। कौन है? जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। विषय वस्तुगत उपागम क्या है? एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। क्या है? विषय वस्तुगत उपागम कहलाता है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भूगोल के एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करना, पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करना, और फिर उनको क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन करना। ठीक है, तो है विषय वस्तुगत उपागम। जैसे मान लो कि जलवायु है, अब अपन को जलवायु का अध्ययन करना है, तो इस जलवायु तथ्य का अपना भूगोल का कौन सा तथ्य सामने? जलवायु। इस जलवायु का पूरे विश्व स्तर पर पहले अध्ययन करना। जब विश्व स्तर पर अध्ययन कर लेते हैं तो फिर प्रदेशों में अध्ययन करना। जैसे प्रदेशों में विश्व को बांटेंगे,
तो अपन भारत का ले, फिर भारत की जलवायु का अध्ययन करना, फिर राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करना। तो इस प्रकार अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है विषय वस्तुगत उपागम के माध्यम से, क्रमबद्ध उपागम के द्वारा किया जाता है। यानी एक तथ्य का विश्व स्तर पर अध्ययन, फिर उसका क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन, फिर उसके उप क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन किया जाता है। अब इसका दूसरा उपागम है प्रादेशिक उपागम। क्या है? प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रिटर। कौन? कार्ल रिटर। ये भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता। ये भी कौन है? जर्मन भूगोलवेत्ता। प्रादेशिक उपागम क्या है? विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? देखो ये क्या कह रहा है, प्रादेशिक उपागम ये कह रहा है कि अपन विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांट देंगे। ठीक है, विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांटेंगे। अब विभिन्न प्रदेशों में बांटने के बाद में अपन किसी एक प्रदेश में कोई एक प्रदेश उठाएंगे, उस एक प्रदेश के अंदर सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो कि अपन ने विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांटा, यानी विभिन्न प्रदेश देशों में बांट दिया। अब अपन ने एक देश को उठाया, यानी एक देश के अंदर अपन जाएंगे। जैसे मान लो कि अपन ने क्या किया, भारत के अंदर आ गए। अब विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांटने के बाद अपन ने एक प्रदेश लिया, भारत। अब भारत के अंदर सभी भौगोलिक तथ्य, एक भौगोलिक तथ्य नहीं, सभी भौगोलिक तथ्यों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जिसमें जलवायु भी आ जाएगी, भौतिक प्रदेश भी आ जाएंगे, वनस्पतियाँ भी आ जाएंगी, खनिज संसाधन भी आ जाएंगे, ऊर्जा संसाधन आ जाएंगे। यानी पूरे विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांटने पर एक विशेष प्रदेश के भीतर सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना किस उपागम के अंतर्गत आता है? प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत आता है। तो ये थे भूगोल की दो उपागम। अब देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं कितनी हैं? तो देखो, विषय वस्तु उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं 3 दी गई आपकी किताब में। मुख्य रूप से 2 ही है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और तीसरी जिन्होंने दी है जीव भूगोल। अब जीव भूगोल के इन दोनों के अंतर्गत अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है विषय वस्तु उपागम के आधार पर। अब इन शाखाओं की उपशाखाएं भी हैं जो आपकी किताब में दी हुई, आप वहाँ से पढ़ लेना। आगे देखते हैं, प्रादेशिक उपागम के आधार पर भी इनकी कुछ शाखाएं हैं। प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना और प्रादेशिक अध्ययन, ये भी इनकी शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर है, और इनकी भी उपशाखाएं है जो आपकी किताब में दी हुई है। अब आगे देखते हैं हम भूगोल की परिभाषाएं जो 2 विद्वानों ने दी है, आपकी किताब में दी हुई है। तो 2 विद्वानों की परिभाषा देख लेते हैं। तो पहली परिभाषा है रिचर्ड हार्टसॉन की। किसकी? रिचर्ड हार्टसॉन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन या व्याख्या करना है। तो रिचर्ड हार्टसॉन कह रहे हैं कि भूगोल का उद्देश्य क्या है कि जो धरातल के प्रदेश है, जो क्षेत्र है, उनमें क्या क्या भिन्नता है, उन भिन्नता का वर्णन या व्याख्या करना ही क्या है? भूगोल है। यानी 2 प्रदेशों के बीच में भिन्नता है और उन भिन्नता का वर्णन या व्याख्या करना ही क्या है? भूगोल है। जबकि अल्फ्रेड एटनर इनसे हटकर परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि भूगोल क्या है? धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। जो अल्फ्रेड एटनर है वो ये कह रही है, क्या कह रही है कि यहाँ 2 प्रदेशों में भिन्नता तो है, लेकिन उन भिन्नता का कारण क्या है, उन कारण सहित तथ्यों का अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल है। यानी 2 प्रदेश है या 2 क्षेत्र है, उनमें भिन्नता तो है, उन भिन्नता का वर्णन अपन को करना ही है, लेकिन उन 2 भिन्नताओं में भिन्नता का कारण क्या है, उन कारण सहित भिन्नता का अध्ययन करना ही भूगोल है। ऐसा कौन कह रहे? अल्फ्रेड एटनर कह रहे हैं। ये थी 2 विद्वानों की परिभाषाएं। अब जो 2 शाखाएं मैंने बताई थी कि भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं कितनी है? 2 महत्वपूर्ण शाखा है। एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल।
भौतिक भूगोल का अध्ययन आप 11वीं कक्षा के अंतर्गत करोगे और मानव भूगोल का अध्ययन आप 12वीं कक्षा के अंतर्गत करोगे। अब बात करें कि भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है। प्रकृति प्रदत्त, क्या प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या है, भौतिक भूगोल कहलाता है। जो प्रकृति ने दिया है उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। जैसे अब प्रकृति ने अपन को क्या दिया, वायु है, जल है, स्थल भाग है, तो ये सारे के सारे प्रकृति के द्वारा है। वनस्पति है, ऊर्जा के संसाधन है, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के अंदर। वायुमंडल है, वायुमंडल का संगठन संरचना है, इनका भी अध्ययन करेंगे ना, तो ये सारे के सारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ रहे हैं। जबकि मानव भूगोल क्या कह रहा है कि इन प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं और मानव समाज के बीच में क्या अंतर संबंध है। अब प्रकृति ने तो वस्तुएं दे दी, अब मानव अपने विकास के लिए उसका किस प्रकार उपयोग करता है, किस प्रकार संबंध बनाता है, इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन जो किया जाएगा वो किया जाएगा मानव भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल के बारे में आप विस्तृत कक्षा 12वीं में पढ़ोगे, यानी मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ, इनके जनक कौन से हैं, इनका विस्तृत वर्णन आपको कौन सी पुस्तक में मिलेगा, तो ये 12वीं कक्षा के अंदर आप पढ़ोगे। ये थी अपने कक्षा 11वीं की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय, जो आज हो गया पूरा। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में अपन दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो सबसे लंबा चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।